हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग लास्ट 16 ईयर एसएससी जेई के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड हो जाएगा। एंड फर्स्ट लेक्चर अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग कंप्लीट यहाँ पे आप लोग का प्रिपरेशन करा रहे हैं। एसएससी जेई का 2 सीरीज चलाया जा रहा है। फर्स्ट सीरीज में हम लोग सारे लेक्चर को कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई सिलेबस, एंड सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग एसएससी जेई का लास्ट 16 ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, राइट। एंड ये आपका सेकंड लेक्चर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जिस सब्जेक्ट को सॉल्यूशन कर रहे हैं दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज को कर रहे हैं ताकि आप लोग का आइडिया पता चले कि हर सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आप लोग का आइडिया पता चलेगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज का। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एंड लेट मी स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए। माय नेम है उत्तम कुमार, expert for SSC JEE, RRB JEE, state level AJ, GATE and PSU exams, mentored more than 1 lakh plus student SSC JEE, RRB JEE, senior section engineer and UPSC qualify। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं गेट को 2 टाइम क्वालिफाई कर चुका हूँ विद ऑल इंडिया रैंक। इसके अलावा मैं 5 ईयर प्लस ऑनलाइन टीच एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड और एक चीज मैं बता देता हूं, मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं। मैं क्यों चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं एंड टॉपिक वाइज? रीजन मेरा ये है कि सिर्फ आपको सॉल्यूशन ही ना कराऊं। कब से कब तक पेपर, जैसे मैंने कहा 16 साल, तो कब से आप देख सकते हो 2007 से लेकर हम लोग 23/3/2021 तक, तो आप देखोगे तो टोटल आपका 16 ईयर हो जाता है। तो 16 साल के पेपर का जो भी पूछा गया हर एक क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन को काफी अच्छी तरह से हम लोग समझा रहे हैं। डिटेल वाइज मैं आप लोग को बताऊंगा। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ एसएससी जेई का पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं, कंप्लीट मैकेनिकल का हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं थ्योरी भी इंक्लूड करके बताऊंगा हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि एक क्वेश्चन में आपको 10 कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। एंड आप मैकेनिकल को इतना प्यार कर लोगे, आपको प्यार हो जाएगा मैकेनिकल से, इतना आसान भाषा में आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। वही टारगेट है। एंड इसके अलावा हम लोग का ये भी टारगेट है कि आप लोग को सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताना। जैसे ये सभी चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, जैसे फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, मोमेंट्स एंड कपल, फ्रिक्शन, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रसेस एंड बीम्स, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, वर्क पावर एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड सिंपल मशीन्स, इंपल्स, मोमेंटम, कोलिजन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इन सभी टॉपिक से अपने चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे उसी बेसिस पे मैं आप लोग को बताते चलूंगा कि हर एक सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट बोल रहे हैं, हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया इस 16 ईयर में। जैसे मैं पहला चैप्टर में बता दिया हूं कि फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से 31 क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे मोमेंट एंड कपल से, फ्रिक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि एसएससी जेई के टर्न पे आपके लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं अभी ही बता दिया हूं कि फोर्स एंड फोर्स सिस्टम जो वीवीआई, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पूछा गया अभी तक के पेपर में। आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एंड आपको समझ में आएगा। एंड अभी 31 क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हुआ है। हम लोग अगर फर्स्ट लेक्चर जो बच्चा देखा उसको पता होगा, हम लोग लास्ट 11 नंबर तक सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। 11 नंबर तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग 12 से सॉल्यूशन करेंगे, यानी 12th क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। अब आप बोलेंगे सर 1 घंटा में सिर्फ 11 क्वेश्चन ही सॉल्यूशन क्यों कर रहे हो? मैं पहले बता चुका था डियर कि आप लोग बता दीजिएगा आप लोग को कैसा चाहिए। अगर आप लोग को फटाफट सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग अगर क्वांटिटी में जाओगे तो मैं 1 घंटा में 100 क्वेश्चन नहीं 200 क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करा सकता हूं। लेकिन अगर आपको जॉब को क्वालिफाई करना है तो आपको डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रटने वाला हो गया ना। 1 घंटा में 200 क्वेश्चन करा दिए, रटा दिए, लेकिन आप जाओगे थोड़ा क्वेश्चन घुमा देगा, आपको समझ में आएगा नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, सेमेस्टर कोई है नहीं कि भाई कुछ भी आंधे धुंधे लिख देंगे आ जाएगा नंबर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको काफी धीरे से काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, लाखों स्टूडेंट अप्लाई करता है लेकिन 1000 स्टूडेंट का ही क्वालिफाई होता है। रीजन क्या है? वही बच्चा क्वालिफाई करता है। भले आप देखो बहुत सारे चैप्टर को नहीं समझ पाओगे, इतना कम टाइम आपके पास मान लो है 3-4 महीना में, एंड आप 12-13 सब्जेक्ट मैकेनिकल का नहीं पढ़ पाओगे। 4-5 सब्जेक्ट भी तो पढ़ सकते हो ना। तो अगर 4-5 सब्जेक्ट भी पढ़ोगे तो फिर भी 100 में 70 से 80 नंबर आ सकता है। इसके लिए आप एसएससी जेई के गाइडेंस सीरीज को देखिए। मैं आप लोग को बताऊं कुछ 4-5 सब्जेक्ट ऐसा है जहां से 70 से 80 नंबर आया जाता है। तो अगर आप 70 से 80 नंबर टेक्निकल में ले आए और नॉन टेक्निकल में 70 से 80 नंबर ले आए तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा फर्स्ट सीबीटी का। समझ आया कि नहीं? तो लेकिन जितना पढ़ो, मेरा कहने का मतलब है जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि वहां से क्वेश्चन छूटे ना। ये नहीं कि हड़बड़ा के सब कुछ पढ़ लिए लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहा, सब रटे हैं, जाके वहां पे कुछ हुआ नहीं।
बात समझ आया? तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं 11 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, लेकिन 11 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन के बराबर का थ्योरी उसमें मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ आई होप सो कि आप लोग को पसंद लगा होगा। काफ़ी मेहनत करके ये सारा चीज़ आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी टाइपिंग नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उसी से डायरेक्ट देख सकते हो ये क्वेश्चन लाया गया है, ये कोई टाइपिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं बनाया गया है। एंड मैं आप लोग को टाइम भी दूंगा अपने सॉल्यूशन करने का, तो आप लोग पॉज करो, खुद से बनाओ और देखो आप लोग को आ रहा है कि नहीं। मेरा थोड़ा सा अभी भी तबीयत खराब ही है, लेकिन मैं आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को अब से लेकर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग के लिए इसी तरह का एसएससी जेई का पेपर भी एंड थ्योरी वाला लेक्चर भी चलते रहेगा, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन रुके नहीं, चाहे मेरा कितना तबीयत खराब हो। ठीक है, कोई ज़्यादा ही वर्स्ट हो गया उस केस में लेक्चर भले 1-2 दिन ना आए तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अदरवाइज मैं लाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, बस आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट वगैरह अच्छा कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक मैं बीमार भी पढ़ा रहूँगा तो उठ के आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग पर डिपेंड करता है। चलिए डियर स्टूडेंट, 12th नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट्स टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज स्टेटमेंट। ये बोल रहा है किसका स्टेटमेंट है, ये बताइए, आप लोग से पूछा जा रहा है। चलिए बताइए कि ये स्टेटमेंट किसका है। क्या बोल रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, तो यू नो दैट, अगर मैं बात करूंगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी को पता है क्या? एक सेकेंड, अगर मैं यहां बात करता हूं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तब तक आप लोग लगाइए। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो आप बोलेंगे सर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बात करेंगे, जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम का, यानी कि dp बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में। यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और मोमेंटम क्या होता है? p, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी बोल सकते हो। मोमेंटम पता है ना, मास इंटू वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, इजंट इट, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि dp के जगह मैं कर सकता हूं क्या, m dv डिवाइड बाई dt। अच्छा, एंड यू नो दैट अगर मैं यहां पे करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dt, ये dv बाई dt जो है, या फिर मैं, चलो उसको छोड़ो, ये dv बेसिकली क्या है? dv वेलोसिटी है। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dv मतलब चेंज वेलोसिटी बताता है, यानी कि v2 माइनस v1, यही को दिखा रहा है। तो क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं, m v2 माइनस v1 कर सकता हूँ, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, dt कर सकता हूँ। अच्छा, इसको और अगर मैं तोड़ दूंगा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, है ना, m v2 माइनस m v1 और डिवाइड बाई dt, ये हो गया मेरा। अच्छा ठीक है सर, नाउ अगर मैं dt को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f इंटू dt, समझ रहे हो, dt को मैंने इधर ले आया, f इंटू dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाता हूं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो इज इक्वल टू मैंने कांस्टेंट एक k मान लिया, तो क्या है यहाँ पे m v2 माइनस m v1, इजंट इट, ये पूरा आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि भाई जो मेरा कांस्टेंट है उसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट है उसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो बचेगा क्या मेरे यहाँ पे f इंटू dt इज इक्वल टू आ गया मेरा क्या, m v2 माइनस m v1। समझ आया? तो फाइनली मुझे क्या मिला यहाँ पे, फाइनली मुझे क्या मिला? अब स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट आप पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स स्टेटमेंट। तो ये चीज आ गया ना, तो ये कहां से आपका पास्कल्स लॉ से आया ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन से आया, या फिर इंपल्स मोमेंटम ऑफ इक्वेशन से आया? तो आप बोलोगे सर जी मेरा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से यहां पे आया। किससे आया? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से आया। इंपल्स जो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। समझ आया कि नहीं? उसी मोमेंटम थ्योरम से ये चीज मेरा आया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, बोल रहा कि बताइए एक बॉडी जो है वो मेरा इक्विलिब्रियम है, किस कंडीशन पे? द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मोमेंट्स इज जीरो। बी नंबर में कहा जा रहा है द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो। सी कह रहा है नो फोर्स और मोमेंटम एक्ट ऑन अ बॉडी। एंड डी नंबर में कह रहा है द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। तो बताइए किस केस में बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम होगा? इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? क्या होता है सर इक्विलिब्रियम मतलब? इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि मुझे उस बॉडी के बारे में स्टडी करना है। हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन ले लेते हैं, और वो सिचुएशन क्या होता है कि बॉडी मेरा स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तभी बॉडी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर वो मोशन में आ जाए तो हमेशा हर एक फ्रैक्शन सेकंड में उसका वैल्यू चेंज होगा, फोर्सेस का वैल्यू चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है बॉडी मूव करा तो चेंज तो होगा ही, तो हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम का केस कब हो जाता है? जब मेरा
सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और अगर मोमेंट का भी बात करेंगे तो सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, तब जाके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब उसमें मोमेंट भी नहीं होना चाहिए, ना तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होना चाहिए। 0 क्यों कहा कि मान लो यहां से एक फोर्स लगा, ठीक है, यहां से एक फोर्स लगा, ये F1 लगा, ये F2 लगा, ठीक है, एंड इधर से भी लगा, मान लो यहां से F3 लग रहा है, यहां से F4 लग रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि इधर से जो भी फोर्स लगेगा ना, मान लो ये 10 लग रहा है, 5 लग रहा है, दोनों मिला के कितना हो गया, 15 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो इधर से भी 15 न्यूटन होना चाहिए। मान लो ये मेरा कितना है, इसको मैं बोल लेता हूं यहां से कि 9 है, तो अगर ये 9 है तो ये 6 होना चाहिए, 9 6 15 होना ही चाहिए, तब जाके 15 न्यूटन यहां से भी लग रहा है, 15 न्यूटन, एक सेकंड, यहां से 9 6 15 हो गया, ये भी 15 हो जाएगा ना, 10 और 5 15 होगा। तो 15 न्यूटन जाके जब तक नहीं लगेगा तब तक ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि 15 न्यूटन हो गया, अभी मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया। फिर इसके बारे में हम लोग इस बॉडी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर एक तरफ 15 एक तरफ 20 लगा तो मूवमेंट हो जाएगा, फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये कब हो सकता है, तो सम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स इक्वल टू करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इधर से जा रहा है, ये इधर से 15 माइनस 15, तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू मेरा 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह सम ऑफ एक्स, तो ये सम ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। इस तरह सम ऑफ वाई, सो वाई में भी लगेगा। सम ऑफ जेड अगर रहेगा, मान लो 3 एक्सिस में रहेगा, है ना, एक्स में रहेगा, वाई में रहेगा, जेड रहेगा, तो सभी फोर्सेस को यहाँ पे हम लोग को 0 कंसिडर करके चलना है। अगर कोई रिजिड बॉडी में एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है ढेर सारा फोर्स, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है एंड जेड डायरेक्शन में लग रहा है, सब मेरा 0 होना चाहिए। समझ आया कि नहीं, तभी जाके वो बॉडी मेरा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वर्टिकल सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मोमेंट इज 0। तो 13 का ए करेक्ट आंसर होगा। सम ऑफ, देखो, द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी उस बॉडी में एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में रहे, वाई में रहे या जेड में रहे, एंड मोमेंट भी उसमें 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ आया बात की नहीं, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। चलिए, इक्विलिब्रियम मतलब समझा वो रुका हुआ बॉडी है, उसमें अनबैलेंस फोर्स बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, मोशन तो नहीं होना चाहिए। उस बेसिस पे आप ध्यान रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ आए, मोमेंट का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो इधर से मैंने फोर्स लगाया तो उधर चल गया, तो वो नहीं होना चाहिए, जिधर से इतना लगाएंगे उतना ही इतना लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, मान लो एक्स डायरेक्शन हो गया वाई में, तो वाई वाई हो गया, है ना, और जेड मतलब क्या हो गया, इधर से ये जो आगे सामने लग रहा है जेड, जेड डायरेक्शन में, तो एक्स वाई जेड तीनों हो गया। मोमेंट, मोमेंट मतलब क्या था, जो मूव करता है। ये जैसे मैं इस तरह करके इसको देखो यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो कि नहीं, मूव कर रहे हैं। तो इधर ये भी तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी तो मूवमेंट करा, फिर भी तो बॉडी को स्टडी करना डिफिकल्ट होगा ना। स्टैटिक मतलब पूरी तरह से, तो मोमेंट घूमना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मोमेंट को भी वहां पे 0 कंसिडर किया गया है। समझ आया कि नहीं। चलिए, इतना अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग के लिए पढ़ता हूं, ट्राई कीजिए अपने से भी, जैसे मैंने कहा हूं, पॉज करके आप खुद से भी आंसर करने का आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा था कोलिनियर फोर्स में बता चुका हूं इससे प्रीवियस लेक्चर में, कोलिनियर फोर्सेस क्या था, कोलिनियर, है ना। कोलिनियर फोर्स सिस्टम, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई एट, बताइए डियर, बताइए इसका आंसर, बताइए आंसर इसका बताइए। काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली बात यह है कि मैं ना तो ऐसे ही चला सकता हूँ ना और कुछ, बिकॉज मेरा हेल्थ है बहुत ख़राब, ठीक है। डॉक्टर अभी बोला है कि फ़ैन को चलाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार मेरा जो है बुखार वगैरह आ रहा है जा रहा है, एंड कोल्ड भी हो रहा है, सर्दी भी हो रहा है, तो दैट इज वाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए एंड इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कह रहा क्या था, इन कोलिनियर फोर्स सिस्टम द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई एट कोलिनियर। मैंने आपसे कहा था ना कि वर्ड से पकड़ना, को मीन्स होता है एक, और लीनियर मतलब लाइन, को लाइन, एक लाइन पे जो फोर्सेस सब आता है ना उसको हम लोग कोलिनियर फोर्स कहते हैं। कैसे सर, समझाइए। कि मान लेते ये मेरा एक बार है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए, यहाँ एक पॉइंट मान लिए, कहीं पे भी अगर मैं यहाँ पे लूँगा, मान लो यहाँ पे P1 ले लूँगा, यहाँ पे P2 ले लूँगा, यहाँ पे P3 ले लूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो, ये सब जो है एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है ना, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स सिस्टम द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई एट मीट एट वन पॉइंट, नो मीट एट वन पॉइंट, उसको मैंने कहा था कंकरेंट। एक पॉइंट पे अगर मान लो ये F1 फोर्स आ रहा है, ये F2 फोर्स आ रहा है ना, ये F3 आ रहा है, ठीक है, F3 आ रहा है, यहाँ से F4 लग रहा है, तो अगर एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है उसको हम लोग कंकरेंट कहते हैं। कोलिनियर मतलब को लाइन, एक लाइन पे सारा फोर्स आएगा, उसका वैल्यू कोई भी रहे, ज़्यादा रहे कम रहे वो मैटर नहीं करता, एक लाइन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मीट एट वन पॉइंट, नो डज नॉट मीट एट वन पॉइंट, ये तो बात ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं। ऑन द सेम प्लेन, प्लेन का बात कर रहा, प्लेन का यानी सेम लाइन, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 का डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेम प्लेन, प्लेन मैंने कहा था ना,
आपको याद होगा ना प्लेन के बारे में मैंने समझाया था, इस तरह से प्लेन मैंने समझाया था कि ये एक प्लेन हो गया पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन हो गया और ये आपका तीसरा प्लेन हो गया, ठीक है, तीसरा प्लेन हो गया जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से मिल के बनता है। वो मैंने बताया था आप लोग को कोप्लेनर, नन कोप्लेनर, फिर कनकरेंट, नन कनकरेंट, इस तरह से मैंने समझाया था। कोलिनियर, नन कोलिनियर, कनकरेंट, सब मैंने समझ पिछला लेक्चर, इसलिए मैंने कहा एकदम स्टार्टिंग से आप देखिएगा। हर एक चैप्टर जब आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन आप देख लोगे ना, तो आप खुद देखोगे आप में के अंदर कितना जो है कॉन्फिडेंट आ गया है, ठीक है। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर से लगाने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़ता हूं आप लोग के लिए। व्हाट टर्म इज यूज फॉर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी। एक बॉडी में जितने भी वहां पे इफेक्ट लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मेरा बात समझो, एकदम सिंपल है ये चीज, बहुत ही बेसिक चीज कहा गया है। द टर्म इज यूज फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस। किसी एक बॉडी पे ढेर सारा फोर्स पड़ रहा है, इधर से फोर्स पड़ रहा है, इधर से फोर्स पड़ रहा है, कुछ भी फोर्स रहा है, ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कोई इंक्लाइंड है, मैटर नहीं करता। तो बताइए उन सभी को क्या बोलते हैं। सम अप जब करते हैं, कंबाइंड इफेक्ट लेके चलते हैं, मतलब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, लोड कहते हैं, फिर किसी इनमें से कोई नहीं, तो डियर उसको हम लोग लोड बोलते हैं। लोड जो हम लोग बोलते हैं ना, वो बेसिकली रिजल्टेंट का बात करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट जो टोटल कंबाइंड इफेक्ट होता है सारे फोर्सेस का, उसको लोड कहते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इतना भी पुराना है नहीं, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, उसको लोड कहते हैं। तो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। काफ़ी बेसिक और फिर से बहुत इजी चीज़ है ये। नन पैरेलल फोर्सेस है, जिसको आप लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना मैं आप लोग को सिखा था पिछला क्लास में ही। चलिए देखते हैं कितना बच्चा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएगा। वो आप खुद से देखो। अब मैं लाइव तो हो नहीं कि मैं आप लोगों से देखूंगा, लेकिन खुद से करो, है ना। खुद से चीट नहीं कर सकते हो। अगर जॉब लेना तो मेहनत तो आप लोग को करना पड़ेगा। बाकी मैं हूं, अगर आप लोग को नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप देखो मेरा सॉल्यूशन, एंड उसके बाद इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे फिर उसको अटकना नहीं है, अच्छे समझ के उसको फिर सॉल्यूशन करना, ठीक है। यहां कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट एट द पॉइंट ए। देखो ध्यान से, यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ कह रहा है जहां पे फिक्स है बेसिकली। इसका मतलब यहाँ पे ये फिक्स है, कोई बार है जो इस तरह से है एंड नीचे में इसको फिक्स कर दिया गया है, हिल डोल नहीं रहा है, ठीक है। एंड ए, तो ये यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है, एंड यहाँ पे आपका सी है। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एक मेरा लोड लग रहा है, ठीक है। एक मेरा यहाँ पे लोड या फोर्स लग रहा है, कितना का, 1 किलो न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है, जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। 60 डिग्री का क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है। आप क्या करोगे बताइए डियर। सबसे पहले आपको इसको रिजॉल्व करोगे, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, थ्रस्ट इन किलो न्यूटन। कहाँ पे, एट द पॉइंट ए। आपको इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो है थ्रस्ट, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं है, अभी तो इंक्लाइंड है, तो आपको रिजोल्यूशन करना पता है। ये मेरा नॉन पैरेलल फोर्स है। पैरेलल क्या होता है सर, पैरेलल ये फोर्सेस होता है जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है मेरा सेम होता है। नॉन पैरेलल क्या होता है, जो इंक्लाइंड रहता है। जो इंक्लाइंड रहता है, या फिर बहुत तरीका होता है इसको डिफाइन करने का, कि जो एक दूसरे को कट कर लेता है, जिसका कुछ एंगल हमेशा रहता है ना, इस तरीके से, फिर जिसका डिस्टेंस लेंथ के साथ उसका वेरी करते हुए रहता है, जैसे आगे बढ़ते जाओगे जैसे बोलोगे। तो आप देख सकते हो ये मेरा क्या है, एक तरह से नॉन पैरेलल फोर्सेस है। तो इसको हम लोग सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ वर्टिकल में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसको ये हो रहा गया मेरा सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, और नीचे डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब बात करेंगे सर कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डियर जिसके साथ एंगल टच किया हुआ है वो कॉस में आएगा। ये एकदम रट लेना है दिमाग में। एंगल किसके साथ बना रहा है, ये देखो, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया ना, नीचे वाला मेरा वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो कॉस लेंगे। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा हम, एक सेकंड, यहाँ पे हम नहीं, मैं हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 cos 1, क्योंकि एक ही आपका फोर्स है, एक ही किलो न्यूटन का, तो 1 cos 60 आ गया, ठीक है, किलो न्यूटन में। एंड नीचे वाला क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, कॉस लिए तो नीचे वाला साइन आ गया, 1 sin 60। क्या ये चीज़ समझ आया कि नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आगे भी बहुत काम आएगा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर ये 60 यहाँ ना हो के नीचे रहता तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये यहाँ पे चेंज करना मैं चाहता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ आए। चलिए मैं फिर से इसको करता हूँ कि अब जो है ना, इस तरह से मान लो मैं क्वेश्चन को ही चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए आप लोग को। 1 किलो न्यूटन है, अब ये 60 ना इधर बना रहा है, मतलब अब ये वर्टिकल के साथ आप देख सकते हो, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है। अब वर्टिकल के साथ जो है ये 60 एंगल बना रहा है। अब इसको जब रिजॉल्व करेंगे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ वर्टिकल में, सम ऑफ मतलब यहाँ पे एक ही फोर्स है, यहाँ पे ढेर सारा भी रहता है, सबको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ तक, तो 1 अब कॉस आ जाएगा नीचे वाले में,
एंड यहाँ आ जाएगा 1 साइन 60 आ जाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं? जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उधर ही कॉस आएगा, ये रट लो, ठीक है। चलिए तो मैं अब हम लोग बैक चलते हैं, जो क्वेश्चन था वो आते हैं, क्योंकि ये एंगल जो बना रहा था वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था, ठीक है, ये कर दिए। अब पूछा कहाँ पे गया है, तो सर जी यहाँ पे पूछा गया ए में, मतलब यहाँ पे कितना लग रहा है, इस जगह पे, ये जो आप देख रहे हो ना, इस जगह पे कितना लग रहा है, ए कितना लग रहा है, तो ये नीचे वाले में लग रहा है, नीचे वाले में लग रहा है, यानी कि 1 साइन 60 का आपको सिंपल जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 का होता है क्या है, √3/2, और ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो क्या √3/2 है? नहीं है, तो आप इसको निकालोगे पॉइंट में। जब आप पॉइंट में आप यहाँ पे निकालोगे तो यू विल गेट 0.866 किलो न्यूटन। मैं करके एक बार देख लेता हूँ ताकि ये गलत ना हो, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, √3/2। काफ़ी बेसिक चीज़ था कि आई होप हाँ सही है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.866, मतलब ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज़ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, क्या सर जी यहाँ पे फोर्स मेरा आ रहा है, आप यहाँ पे दिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि डियर ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स मैंने आपको बताया था ना कि उसी लाइन ऑफ एक्शन में दिखा सकते हैं, तो इस लाइन को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, तो ये इसी में आ रहा है, उसी में एंगल पे आ रहा है, ठीक है, समझ आया। चलिए तो ये आपका थ्रस्ट फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए पॉइंट पे आ रहा है, तो ये चीज़ हो गया करेक्ट आंसर इसका। ये 18 में पूछा गया था। चलो डियर आगे बढ़ते हैं। चूज दी करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। करेक्ट आंसर बोला रिगार्डिंग द एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी में अगर फोर्स एक्ट हो रहा तो इफेक्ट पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ देखो कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं। कह रहा कि अगर फोर्स मेरा पड़ेगा किसी बॉडी पे तो उसके चलते मेरा इंट्रोड्यूस करेगा इंटरनल स्ट्रेस, होगा, बिल्कुल होगा। अगर किसी भी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है बॉडी मेरा रेजिस्ट करेगा। तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। वो ट्राई करेगा ना कि रेजिस्ट करें हम, जितना उसके अंदर का पावर है, रेजिस्टिंग पावर है, तो रेजिस्ट तो करेगा, तो जिसके चलते इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा, तो करेक्ट। इसके अलावा कह रहा बैलेंस दी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी बोल रहा कि ये बैलेंस भी करेगा। बिल्कुल भाई बैलेंस करेगा, बैलेंस करना उसका अधिकार है। कोई फोर्स में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मैं लगा रहा हूँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा हूँ तो बैलेंस करेगा ही करेगा। इसका क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। जैसे कि इधर से मैं 10 किलो न्यूटन का या फिर 10 न्यूटन जो भी आप बोलो इधर से लगाएं, तो अगर मैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा हूं 10 किलो न्यूटन का, तो इसको बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। कोई भी बॉडी तो पहले रोकना चाहेगा ना अपने आप को, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट करेगा, और वो बैलेंस भी करता ही करता है। ये कंडीशन कहा गया कि क्या है, अगर मेरा किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्टिंग कर रहा है तो क्या वो बैलेंस करता है अदर फोर्सेस को? बिल्कुल करता है। इधर से 10 लगाएंगे तो उधर 10 लगा के बैलेंस कर ही सकता है, हो भी सकता है, पॉसिबल कंडीशन है। रिटार्ड कर सकता है मोशन को, मतलब मोशन को रोक सकता है, भाई बिल्कुल कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई बॉडी अगर मान लो फुटबॉल मूव कर रहा है, आप रोक भी तो सकते हो ना, बॉडी को मूव भी करा सकते हैं, बॉडी को रोक भी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब बॉडी को हम लोग मोशन में भी ला सकते हैं और बॉडी को रिटार्ड कर सकते हैं, मतलब उसको मोशन को जो है वो रोक भी सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। वो आप धक्का मार दो, एक फुटबॉल को लात से मारो तो क्या हो गया, स्टेशनरी से आपका मोशन में आ गया, और कोई मूव कर रहा है उसको आप रोको तो वो रुक गया, तो दोनों चीज हो सकता है। यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो यहाँ पे सारे का सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ चीज छूटा गया, और क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि फोर्स लगा के उसके साइज को, उसके शेप को, है ना, शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। भाई ओबियसली बात है, कोई बॉल इधर से आ रहा है, आप मारेंगे किक, ठीक है, तो क्या हो गया, अलग डायरेक्शन चल गया। जैसे बॉल बॉलिंग करता है बॉलर, जो फुटबॉलर मैं बोल रहा हूँ, जो क्रिकेट जो बैटिंग जो करता है, वो बॉल को मारा 6 या 4 मारा तो डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। हो सकता है कि उसका साइज एंड शेप भी चेंज हो जाए, चेंज, जैसे रबड़ को खींचोगे तो लंबा हो जाता है, उसका थिकनेस जो कम हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग वायर वगैरह बनाते हैं टेंसाइल फोर्स लगा के, तो उसमें क्या हो जाता है, शेप एंड साइज उसका चेंज हो जाता है। फुटबॉल को भी आप दबाओ तो आप देखोगे उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। तो शेप साइज डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। चलते हुए बॉडी को रोक भी सकते हैं और रुका हुआ चीज़ को मोशन में भी ला सकते हैं। सब जो है वो फोर्स का इफेक्ट होता है जो बॉडी में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से करेक्ट वाला क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिजिड बॉडी। अच्छा रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है रिजिड। रिजिड बॉडी का मतलब होता है उसमें
वो समझ लो ना ढीठ होता है, ढीठ समझे हो ना, ढीठ होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ेंगे, है ना। पत्थर समझो, पत्थर क्या होता है, ईंट जो होता है, ब्रिक होता है या स्टोन ले लो, वो क्या होता है, भले टूट जाएंगे लेकिन अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करेंगे। देखो रिजिड का मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा और वो ब्रेक नहीं होगा, होगा, लेकिन ब्रेकिंग से पहले वो कुछ भी अपना लक्षण नहीं बताएगा। मेरा बात समझो, आप कोई सिंपल कोई लड़का है, सिंपल कोई लड़का जो सेंसिटिव है ना, वो उसको जाओगे बुरा बात बोलोगे ना, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा करोगे गुस्सा करने लगेगा। लेकिन रिजिड मतलब ढीठ मतलब क्या होता है, आप बोलो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि उसको बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। एक टाइम आएगा कि भड़ास अपना निकालेगा ही नहीं, पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है। और जो सेंसिबल होता है ना, जो दुख होने पे रोता है, सुख होने पे हंसता है, गुस्सा आने पे भाई कुछ बोल देता है, वही सही इंसान होता है, क्योंकि वो ना उसके अंदर वो चीज़ रहता नहीं है, तो वो ब्रेकडाउन कभी जल्दी होता नहीं है। लेकिन जो बंदा ढीठ टाइप से होता है ना, वो अचानक वो चीज़ तो रख रहा है अंदर में, अंदर रख रहा है, अचानक जब निकलता है ना तो अपने आप को रोक नहीं पाता, भड़ास नहीं रखता है। इसीलिए देखते हैं बहुत सारा इंसान होता है कि यार ये तो बड़ा सीधा था, अचानक ऐसा कैसे कांड कर दिया, ठीक है। सेम इस तरह रिजिड बॉडी, वो डायरेक्ट मतलब रिजिड बॉडी जैसे पत्थर को आप मार रहे हो, दबा रहे हो, वो डायरेक्ट टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कोई इफेक्ट नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। लेकिन आप रबड़ को खींचो, फ्लेक्सिबल है, जैसे हल्का सा भी फोर्स लगाओ ना, अपने शेप एंड साइज को चेंज करना स्टार्ट करने लगेगा। और टूटने से पहले वो बोलेगा कि मैं टूट रहा हूं, मैं अब टूटने वाला हूं, आपको दिखने लगेगा ये पतला हुआ, अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा। तो एटलीस्ट वो बताता है, वो चेंज आता है, वो होता फ्लेक्सिबल बॉडी। रिजिड बॉडी में टूटने से पहले तक वो पता ही नहीं चलेगा, अचानक गिर जाएगा, जैसे अचानक दीवार गिर जाना, समझ रहे हो आप, धक्का मारो धक्का मारो धक्का मारो, अचानक गिर जाता है, तो वैसा चीज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। खैर कह रहा व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बॉडी इज अंडर एक्शन ऑफ 3 फोर्स। बोला कि रिजिड बॉडी के केस में अगर वो मेरा इक्विलिब्रियम है, जब कब भाई, जब बॉडी मेरा अंडर एक्शन 3 फोर्स उसमें लग रहा है और वो इक्विलिब्रियम है। किस कंडीशन पे बात कर रहा है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल, द लाइन ऑफ एक्शन, भाई सिंपल समझो, ये मेरा एक बॉडी है, वो सिंपल कह रहा है कि इसको मुझे ना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखना है, और इसमें मैं 3 फोर्स लगा रहा हूं, F1 F2 एंड F3। तो बताइए ये कब हो सकता है, सिंपल सा ये चीज कह रहा है। उसके लिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोग को ढूंढ के यहां बताना है। तो चलो 1 बाय 1 करके यहां पे मैं डील करता हूं, देखता हूं क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले कहा गया है यहां पे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इक्वल। अगर मेरा फोर्स जो है वो इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे 3 फोर्स का बात किया गया है, 3 फोर्स इक्वल, ठीक है, मानते हैं हम इक्वल है, लेकिन समझो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये मान लेते हैं यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है ना, और ये इधर से लग रहा है क्या, F3 लग रहा है, इधर मान लो 10 लग रहा है और ये 5 लग रहा है और ये के लिए 15 लगा रहा है, ठीक है, लगा रहा है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो अलग अलग है ना, तो इसमें मूवमेंट तो हो सकता है। मेरा बात समझ आया कि नहीं, चलिए, और नहीं समझ आया तो मैं आप लोग को समझाता। आप बोलेंगे सर 15-15 हो गया, बैलेंस तो हो गया, समझ नहीं रहे हो, बैलेंस हो गया लेकिन मूवमेंट कर सकता है। इस चीज़ को मैं बड़ा अच्छा तरीके से आप लोग को दिखा सकता हूँ कि टॉप एंड बॉटम में लगाते हैं दोनों तरफ। आप एक काम करो, यहाँ लगाओ 15 किलो न्यूटन, सेम यहाँ पे मैंने लगाया 15 किलो न्यूटन। अब बताइए क्या ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, भाई बैलेंस लग रहा है ना, 15-15 रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। और नहीं समझ आया तो आप समझो प्रैक्टिकली, ये देखो यहाँ मैंने 10 लगाया, यहाँ 10 लगाया, लेकिन कब, जब लाइन ऑफ एक्शन में रहेगा तभी ना। अगर मैंने यही सेम फोर्स यहाँ नीचे लगाया, नीचे, और इस वाले में ऊपर लगाया, देखो हो रहेगा ही नहीं, देखो ही बैलेंस रहेगा ही नहीं, मेरे में रह ही नहीं रहा, ऑटोमेटिक देखो सेंटर में आ जा रहा है। नीचे करेंगे तो देखो होगा ही नहीं, मूव कर जा रहा है, समझ आया, क्योंकि इसमें मोमेंट आ जाएगा ना, रोटेशन होने लगेगा, बॉडी रोटेट करने लगेगा। तो इट मीन्स जरूरी नहीं है कि जब फोर्सेस करेगा ना वो इक्वल रहेगा, तो बॉडी में जरूरी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन का भी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा भाई। बी नंबर क्या कह रहा है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दोज फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। बोरा पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल मतलब देखो ये भी तो पैरेलल ही है ना, तो पैरेलल ही है तो कंडीशन तो सेम चीज़ है, नहीं काम करेगा, नहीं। लाइन ऑफ एक्शन, नाइल ऑफ एक्शन यहाँ पे बात किया गया था, ठीक है। सी नंबर, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट एट इन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। इसको मैं समझाता हूँ इसका क्या बोल रहा है। एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस तरह कोई बॉडी है और ये मेरा F1 फोर्स है, ये मेरा F2 फोर्स है और ये मेरा F3 फोर्स है, ठीक है। और सबको मैं अगर इमेजिनरी एक लाइन लेके चलूं
तो आप देखोगे कि तीनों मेरा जो है ना एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। हाँ ये ठीक है, लेकिन सिर्फ यही कहा गया द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट एट वन पॉइंट, लेकिन ये नहीं कहा गया कि फोर्सेस आर इक्वल है या नहीं। हो सकता भाई ये मेरा 100 न्यूटन का लगा रहा है और ये मेरा 500 न्यूटन का लगा रहा है, और हो सकता है ये मेरा एकदम 5000 न्यूटन का लगा रहा, तो इस केस में पॉइंट पे आके मिल रहा तो जरूरी नहीं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा। हाँ एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, यहाँ पे ये भी बोलता कि ये बैलेंस भी है, इक्वल फोर्सेस भी है, देन ये सही हो सकता था। तो बिल्कुल ये भी मेरा करेक्ट नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं। अब ऑब्वियसली बात है सब खत्म हुआ तो यही होगा ना, करेक्ट बोल ही रहा है एक तो। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट एट वन पॉइंट। अब यहां पे बोल रहा है, इट मीन्स ये क्या बोला भाई, मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे आके पहली बात मीट भी कर रहा है, एंड लाइन ऑफ क्या बोल रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो यहां से मैंने एक फोर्स लगा है, यहां से मैंने एक फोर्स लगा, ये F1 लगा, ये F2 लगा। पहली बात लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल, अगर मेरा सेम लाइन ऑफ एक्शन में रहेगा फिर भी तो पैरेलल ही हुआ ना वो चीज, ठीक है ओके। एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मीट भी कर रहा है, तो बिल्कुल यहां से 10 अगर लगाएंगे, यहां से 10 लगाएंगे तो मेरा बैलेंस कर जाएगा। जैसे मैंने कहा था सेम पॉइंट पे लगाएंगे दोनों से तो वो बैलेंस कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये थोड़ा सा ये आपका कॉम्प्लिकेटेड वाला है, शिफ्ट 2 में आया था 2017 का, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ने यहाँ पे देखो बहुत ही इजी कहा गया है, ये बेसिकली लेमिस थ्योरम अगर आप नहीं पढ़े हो उसी पे ये आपका बेस्ट है। देखिए काफ़ी पसीना मुझे आ गया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा जो है ना फ्रेश हो जाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेट ऑफ टू W यहाँ पे रखा गया है, समझ लो कि टू W एंड W आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल, मतलब जो है जैसे वायर होता है ना, स्ट्रिंग मतलब वायर है, इनएक्सटेंसिबल मतलब वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, एंड रेस्ट ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स इंक्लाइंड एट 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर बिलो, एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू, ठीक है डियर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ आपसे ना ये कहा गया है, यहाँ आपसे ये कहा गया है कि दो मेरा वेट है, ये मेरा पहला वेट है समझो, ठीक है, जो मैं ब्लैक से यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ये पहला वेट है, कोई वजन है, मान लो पत्थर उत्थर कुछ भी है, जिसका वेट मेरा 2W दिया गया है, ठीक है। एंड एक दूसरा वेट है जिसका कितना दिया गया, W1 दिया गया है, W दिया गया, एक सेकंड ना, ये मेरा कितना दिया गया है, W वेट का ये है, अलग अलग वजन का है, एक मेरा 2W वजन का और मेरा W वजन, अब W का वैल्यू कुछ भी है वो दे दिया गया है। कनेक्टेड भाई देखो यहाँ पर कहा गया जो स्ट्रिंग है ना उसको हम लोग खींच नहीं सकते हैं, वो लंबा नहीं हो सकता, सेम का सेम ही रहेगा, वो एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। और ये रेस्ट कर रहा है टू इंक्लाइंड प्लेन पे, देखो दो इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और ये मेरा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 का एंड 60 का, तो पहले वाला 30 का बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल बोल रहे सॉरी, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का ये बना रहा है, एंड ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 का एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए एंगल अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये जो इन दोनों का सेंटर लिया गया ना, सेंटर ऑफ मास से मान लो लिया गया है इस तरह से, तो आपको ये बोला गया कि इसका एंगल होगा अल्फा, तो आपको फाइंड आउट करना कि ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहले हम लोग इसका निकालेंगे। अगर आप देखे हो, अगर फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ोगे ना, एक फ्रिक्शन में टॉपिक है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड है और सेल्फ वेट के चलते डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ें को फाइंड आउट करते हैं, जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाता है, रिपोज एंगल होता है, फ्रिक्शन एंगल होता है, उन सब से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आया है। तो वहाँ से इसे फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का नहीं, फ्रिक्शन का एक पार्ट है, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। मैं फोर्स सिस्टम जब पढ़ाऊंगा थ्योरी वाले लेक्चर में, तब इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरह से डेरिवेशन समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको हम लोग सोल्यूशन करने का ट्राई करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आप लोग के लिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले बात तो इस फिगर को मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। एक सेकंड, ऐसा नहीं था, दोनों तरफ मेरा इंक्लाइंड है ना, इधर भी थोड़ा सा इंक्लाइंड है, एंड कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक बॉल है, एक सेकंड, एक मेरा यहाँ पे बॉल है, एक सेकंड, दोनों के बीच में एक एंगल भी होना चाहिए ना, थोड़ा टॉप हो सकेगा, ताकि इसके सेंटर से इसके सेंटर में जब जाएगा तो यहाँ पे एक अल्फा एंगल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है।
बाकी क्या कहा गया है भाई, इसका वेट दिया गया है, जो वेट है मेरा 2W का, एंड यहाँ इसका वेट जो है मेरा W दिया गया है, यही है। और बाकी एंगल का कुछ बात किया गया है, यहाँ का एंगल मेरा कितना दिया गया था 60, एंड यहाँ का एंगल दिया गया है 30। और कुछ है यहाँ पे, और कुछ मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ है क्या, W 30 कुछ नहीं, बस दैट्स इट, ये कहा गया है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है। देखो डियर, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस W को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल में। कैसे निकालेंगे सर जी, कैसे निकालेंगे सर जी, देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर ये मेरे W है तो ऑब्वियसली बात है इसको हम लोग रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक मेरा आ जाएगा यहाँ पे और एक मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दो आ जाएगा। जस्ट मेरा इंक्लाइन है ना, उसके जस्ट पैरेलल में आएगा मेरा। अच्छा ठीक है सर। अब देखो ये जो 60 दिया गया ना, यहाँ पे भी 60 होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, ये जब मैं आप लोग को बताऊंगा ना, मैंने कहा ना फ्रिक्शन पे, तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि मान लो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताने का ट्राई करता हूँ, अगर ये नहीं समझेगा थ्योरी में समझ जाएगा। कोई इस तरह का बॉडी रहता है, ठीक है, और वो मान लो यहाँ पे एक मेरा या अल्फा है, और ये अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन मतलब जब बॉडी, ये मैं कैसे समझाऊंगा कि इस तरह से है, और यहाँ पे मान लो देखो, हाँ समझो मेरी बात, ये मान लो हैंकी मेरा है, हैंकी से नहीं समझ आएगा ना आप लोग को, कैसे मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखो यहाँ से ये है, एंड मैं ना यहाँ पे कुछ रखता हूँ, क्या मैं रखूँगा, तो एक सेकेंड, हाँ लेट मी, देखिए ये एक डिब्बा है, कोई बॉक्स है, ये यहाँ पे है। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कुछ एंगल सटा हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ सटा हुआ। अभी ये स्टेशनरी है, अब इसको उठाते जा रहे हैं, तो देखो ये मेरा कुछ एंगल बन रहा है ना, अभी भी स्टेशनरी है, अभी स्टेशनरी लेके चलो, स्टेशनरी है, लेकिन एक एंगल के बाद ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। देखो ये स्लाइड किया ना, तो जब ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा ना, तो जब ये स्लाइड नहीं कर रहा है तब जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। लेकिन जब ये ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां से वो स्लाइड करना स्टार्ट करने लगता है बॉडी अपने वेट के चलते ही, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तब आपको पता है इस बॉडी का कुछ वेट होगा, तो जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शन पे। एक मेरा हो जाएगा किधर, एक हो जाएगा मेरा इस डायरेक्शन पे, एंड एक मेरा हो जाएगा इस डायरेक्शन पे। और जो अल्फा यहाँ पे है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही होता है, ठीक है। अभी W है तो अल्फा किस डायरेक्शन उधर जा रहा है, तो ये हो जाता है मेरा, मैंने बताया था जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कोस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा W कोस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा W साइन अल्फा। सेम चीज यहाँ पे दोनों साइड में मेरा लग रहा है, समझ आया, ये बेसिकली चीज यहाँ पे होता है। बाकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरा यहाँ पे मुझे रिएक्शन भी देखने को मिलता है n, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक मेरा रिजल्टेंट आता है, और इस रिजल्टेंट और यहाँ पे W साइन अल्फा के बीच में मेरा आ जाता थीटा, और ये बेसिकली थीटा क्या होता है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। और एक टाइम पीरियड में अल्फा इक्वल टू थीटा भी होता है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू एंगल ऑफ आपका फ्रिक्शन। और ये कब होता है, जब मेरा एंगल ऑफ, जो मैंने कहा था ना इंक्लिनेशन जो मेरा रहता है नॉर्मली, वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाता है जब मेरा स्लाइड करने लगता है उसके बराबर, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने स्लाइड करने लगता है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक अलग है, उसको मैं समझाने के लिए 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं अभी थोड़ा बता दिया था कि आप लोग को समझ आए। क्यों समझ आए, जो मैंने कहा 60 यहाँ पे 60 होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको निकालूंगा, रिजोल्व करूंगा, तो एक इधर से फोर्स होगा, एक मेरा इधर से फोर्स जाएगा, और अगर 30 है तो 30 कहाँ से हो जाएगा, 30 यहाँ से हो जाएगा। और ज़्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना है तो समझना कि ये जो अगर 30 रहा तो जस्ट अपोजिट जो बनेगा ना साइड की ओर वो मेरा 30 बनेगा, ठीक है, आउटसाइड वाला नहीं। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो डॉट W है ना, तो 2W एंगल इसके साथ बना रहा है, तो हो जाएगा मेरा क्या, cos 30, cos आ जाएगा इसके साथ, और अब ये वाला क्या हो जाएगा साइन, 2W साइन 30। सिमिलरली इसको मैं क्या करूंगा, W इसके साथ है तो यहाँ आ जाएगा मेरा W साइन 60, है ना, क्या हो जाएगा W साइन 60, एंड ये क्या हो जाएगा W cos हो जाएगा ना, यहाँ वाला इसके साथ बना रहा है जो cos 60, एंड यहाँ आ जाएगा मेरा W साइन 60। समझ आया कि नहीं, एकदम आप लोग को रट लेना, अगर नहीं समझ आए इसी तरह से बनाना है। थ्योरी देखोगे तो पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट मैं करा दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अच्छा ये चीज़ हो गया, आगे मैं बताता हूँ। इतना जब यहाँ पे हो गया, अब देखो
एक चीज मुझे बताइए, ये डब्लू साइन मैंने जस्ट कहा था ना, अगर मैं फिगर आप लोग को याद करूं तो एक रिएक्शन भी लगता है। तो जो डब्लू साइन 60 है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे, क्योंकि इधर ये बॉडी अगर है तो सेल्फ वेट के चलते डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और कोई बॉडी भी अगर मूव कर रहा है किसी भी चीजों पे तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? अपोजिट में फ्रिक्शन ऑलवेज लगता है, रोकने का ट्राई करेगा रेजिस्टिंग, यानी नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा अपोजिट में, यानी कि इस डायरेक्शन पे हम लोग को देखने को मिलता है कि मेरा क्या नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या होगा, इसको मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली इधर से भी मुझे एक देखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, टू वेट जो टू वेट है बॉडी का एंड डब्लू वेट बबलू का बोल रहे हैं, डब्लू वेट बॉडी का। तो मैं यहाँ पे बनाना फ्री, F फॉर फ्री, B फॉर बॉडी, D फॉर डायग्राम। फ्री डायग्राम शॉर्ट में मैंने लिख दिया, डायग्राम फॉर वेट डब्लू, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा है लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग को समझ ना आएगा, इसीलिए मैं तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ। एक बारी समझ आएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा सब समझ आएगा। तो समझना आपको है, एक बारी नहीं 2 बारी देखना, समझ में सब आ जाएगा। और जब थ्योरी देखोगे तब तो और क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा पूरा समझाने का, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डब्लू वेट का बना रहा हूँ, तो ठीक है डब्लू वाला का देखेंगे तो ये मेरा है इस तरह से है, एक सेकेंड, ये मेरा ऐसे कुछ है नाउ ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा यहाँ पे W आ रहा था, एंड इसको मैंने रिजॉल्व किया दोनों डायरेक्शन पे, एक मेरा इधर डायरेक्शन पे गया और मेरा ये एक डायरेक्शन पे गया। यहाँ आ गया मेरा W साइन 60 आया, इधर क्या आ गया मेरा W कॉस 60 आया। अच्छा ठीक है डियर, ये मेरा आ गया। बाकी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बाकी यहाँ पे मैं बात करूँगा क्या, एक चीज़ मुझे बताइए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, देखो ये जो है ना टेंशन हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देना, ये जो इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में ये जो डब्लू दो गो वेट है ना, उन दोनों के बीच में जो अल्फा एंगल ये वायर जा रहा है, ब्लैक कलर से समझना, ये आपस में टेंशन किए हुए है ना, दोनों टेंशन में टी में है। और ये कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन पे टी लग रहा है तो इस डायरेक्शन पे भी टी लग रहा है, ये लग रहा है ना। तो मैं अगर इसको रिजॉल्व करना चाहूँ, ये भी रिजॉल्व कर सकते हैं, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल। तो अगर मैं बात करूंगा इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डियर ये हो जाएगा मेरा टी साइन अल्फा। आप बोलेंगे सर ये अल्फा कहाँ से आ गया, तो देखो अगर मान लो इस तरह से है और कोई मेरा दो मेरा पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। मेरा बात समझ आया, एंगल दोनों मेरा सेम होता है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि ध्यान से देखना कि यहाँ पे किसको कट कर रहा है, ये देखो ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, और ये मेरा ऐसे जा रहा है और इसको यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, ये मेरा ऐसे जा रहा है, ये मेरा ऐसे जा रहा है, दोनों मेरा पैरेलल है यहाँ पे और इसको ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये अल्फा यहाँ है ना, देखो ये जो अल्फा यहाँ पे है ना, ये अल्फा, यहाँ भी ये अल्फा ही होगा, यहाँ ये क्या होगा, अल्फा ही होगा। समझ आया? तो मैं अभी हौच पौच को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैं बनाऊँगा, बट वहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ जब मैं वहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये अगर अल्फा मेरा हो गया तो मैं इसके साथ सटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जगह डब्लू कॉस थीटा के जगह में फिर से एक आएगा क्या, एक सेकंड, टी टेंशन आ रहा था तो टी कॉस अल्फा, और ऊपर डायरेक्शन में होगा टी साइन अल्फा। अच्छा ठीक है, तो मैं यही इसी को यहाँ पे लिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये हो गया डब्लू साइन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि ये मेरा 60 बना रहा है, ये मेरा 60 बना रहा है, तो ये चीज़ मेरा यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नाउ ये चीज़ हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, ये टी साइन वाला मैं बना लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वही, तो ये मेरा यहाँ से टेंशन एक जा रहा था, इस डायरेक्शन से मेरा टी था, है ना, टी था, और ये इसके साथ बना रहा था अल्फा एंगल। तो यहाँ आ जाएगा मेरा टी, है ना, कॉस अल्फा, एंड मेरा एक जाएगा यहाँ से टी साइन अल्फा। समझ आया? उस अल्फा एंगल से 2 निकल गया, रिजोल्व किए, टी कॉस अल्फा, टी साइन अल्फा, एंड 60 डिग्री से डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। मैं बहुत धीरे धीरे आप लोग को बता रहा हूँ ताकि समझ आएगा, और मैं आप लोग को एकदम बहुत बच्चा तरीके से समझा रहा हूँ। चलिए इतना हो जाने के बाद क्या मैं एक इक्वेशन नहीं लिख सकता हूँ? क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? आपको अल्फा निकालना है तो अल्फा वाला टर्म को पकड़ो। तो ये देखो, ये ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है और ये नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। जो भी नीचे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट के चलते वो आ रहा, फोर्स के चलते, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या उसको कर रहा है, एक रिएक्शन जनरेट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई इससे कि टी साइन अल्फा इज इक्वल टू हो गया मेरा डब्लू साइन 60। तो ये मेरा पहला इक्वेशन निकल गया। सिमिलरली
डब्लू वेट 2W के लिए हम लोग फिर से फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, तो यहीं पे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले का ले लेते हैं। यहाँ मेरा इस तरह करके है, तो सबसे पहली बात यहाँ मेरा W वेट नहीं हो के अब मेरा 2W हो गया। अब इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम पहले मेरे कैसे बनाया था, ये वाला एक गया था, दैट इज योर 2W sin 30, ठीक है। और इसके साथ ये 30 बना रहा था इसीलिए गया था, एंड इधर से क्या हो जाएगा मेरा 2W cos 30। ये चीज़ समझ आया, चलिए ये समझ आ गया। एंड जो ऊपर तरफ जा रहा था ये आप देख सकते हो, ये मेरा अल्फा यहाँ पे है, तो ये भी अल्फा है, अल्फा ही है, तो ये मेरा जा रहा था कुछ ऐसे करके अल्फा जा रहा था, है ना। ये एक सेकंड ना, टी के साथ में यहाँ पे बनेगा ना, तो ये टेंशन, जस्ट अ मिनट, ये जा रहा था टी है, ये टेंशन टी है, ये देखो टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, समझ रहे हो आप, जो रेड्स है ये वाला टी टेंशन टी के साथ। तो इसके साथ जो जस्ट अपोजिट में 2 sin 30 2W या 2W sin 30 के जस्ट अपोजिट में एक रिएक्शन लेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके यहाँ अल्फा बना रहा था, है ना। तो अब इसको भी रिजोल्व करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा ऊपर वाले में, दैट इज हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो टी ए कॉस के साथ बनाएगा, टी कॉस, एंड एक टी डब्लू कॉस थीटा का जगह में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी साइन अल्फा। समझ आया। तो इसको मैं अदर दिखा देता हूँ, इसको मैं एक अदर कलर, कौन सा कलर में ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक ये एंगल आया और एक ये आया, और ब्लू के साथ एक ब्लू आया, इतना आया। यहाँ से भी हम लोग क्या देखें, मैं ले सकता हूँ 2W sin 30 इज इक्वल टू ले सकता हूँ टी कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से और एक इक्वेशन आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई टी कॉस अल्फा इक्वल टू 2W sin 30, ठीक है, ये दोनों आया। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था और ये मेरा क्या था, सेकेंड इक्वेशन था। अब कुछ नहीं करना है डियर, अब कुछ नहीं करना। अब मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे चलता हूँ, और एक पेज मुझे लेना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, और एक पेज मुझे लेना पड़ेगा। अब उसको मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट दोनों इक्वेशन से देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, तो पहला इक्वेशन से मुझे क्या मिला था, टी साइन अल्फा इक्वल टू W साइन 60, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मुझे एक बार लिखना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन था मेरा यहाँ पे टी साइन अल्फा इक्वल टू W साइन 60, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरा, टी कॉस अल्फा इक्वल टू 2W साइन 30। सही है, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, हाँ, 2 साइन 30। अच्छा, अब क्या करेंगे बताइए, अब कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब इसको बस हम लोग को डिवाइड दे देना है। क्या कर देना है, इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने डिवाइड करा, एक सेकंड अदर कलर को ले लेते हैं, डिवाइड तो आप लोग आता ही होगा। डिवाइड करेंगे सो टी से टी कट जाएगा, है ना, यहाँ से W से W कट जाएगा, एंड यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पे tan आ जाता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 का, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 हो जाता है, एंड साइन 30 का तो सबका वैल्यू पता 1/2 हो जाता है, और ये पहले से ही 2 था, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या है बचा, tan अल्फा इक्वल टू √3/2 बचा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3/2 बचा। हो गया क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करा, ये आंसर आपका हो गया, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। आंसर देख लेते हैं क्या यहाँ पे, tan इनवर्स इक्वल टू √3/2, यानी डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, समझने वाली क्या चीज़ है, यहाँ समझने वाली सिर्फ 2 ही चीज़ है, बताइए कौन कौन सा। एक तो जो वेट के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, वो चीज़, वो अगर समझ गए, और आपको पता है कि अगर नॉन पैरेलल फोर्स रहेगा तो उसको हम लोग सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में निकालेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप लोग को ध्यान देने वाली बात 2 ही चीज़ था। पहली बात ये कि सर जी जो W वेट लग रहा है ना, W वेट लग रहा है, अगर ये 60 हुआ तो ये भी जो इसके डायरेक्शन में जाएगा वो मेरा यहाँ 60 बनाएगा। पहली बात ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है ना वो इसके साथ मेरा इक्वल होता है, ये आप लोग समझेंगे थ्योरी में। पहला बात ये था। अगर आप समझ गए कि इतना होता है,
देन आप लोग को कोई चीज दिक्कत नहीं है। अब इस W को दोनों तरफ हम लोग रिजॉल्व कर लिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, रिजॉल्व कर लिए। सिमिलर हम लोग यहाँ पे भी 30 ये था तो 30 ये वाला हो गया पार्ट, एंड इसको भी हम लोग दोनों साइड में रिजॉल्व कर लिए। सिमिलरली ये अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो अल्फा एंगल यहाँ बनाएगा तो यहाँ भी अल्फा एंगल बनाएगा। तो सिमिलरली अल्फा के साथ भी हम लोग रिजॉल्व कर लिए, किस किस डायरेक्शन पे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। सेम इसी तरह एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर, अल्फा के साथ भी दोनों को रिजॉल्व कर लिए। बस ये करके, और हम लोग को चाहिए था अल्फा वाला, तो अल्फा का 2 इक्वेशन लिख लिए और दोनों इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लिए। एंड इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, एक चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, इंजीनियर मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं इसका जो है आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, दे दूंगा इसका आंसर बोल रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। चलिए, आई होप सो कि क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजेस। बताइए, अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर बॉडी गिरता है तो क्या उसका वेट मैक्सिमम होता है, वेट मिनिमम होता है, कोई वेट ही नहीं होता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेट में, उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये जानते भी होंगे और आंसर भी पता होगा, लेकिन रीजन नहीं पता होगा, और कुछ बच्चों को रीजन नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को अगर कुछ भी नहीं है तो मैं समझाता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोई भी वेट नहीं होगा। और अगर कोई भी बॉडी ना फ्रीली गिर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीली गिर रहा है ना, फ्रीली गिर रहा अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें कोई भी वेट नहीं होता, अपेरेंट वेट जो होता है वो 0 हो जाता। समझो कैसे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ का, है ना, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे समझो ये मेरा कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, क्या मास मेरा m है। अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो वजन होगा, बिल्कुल सर होगा, तो कुछ वजन होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वो ऑब्वियसली लेगा, वजन के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते लेगा। और ये बॉडी हमेशा रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। कोई भी बॉडी रहे दुनिया में, कोई भी बॉडी हो, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, नॉर्मल की ओर लगाता है, जो कि मेरा अगर एक्सिस से बात करेंगे तो उसके आपका परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ठीक है। चलिए ये चीज़ है। और ये चूंकि बोल रहा है फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल, फ्रीली गिर रहा है, यानी कि नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब यहाँ पे वेट भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है। बट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे यह आ जाता है कि आप बताओ, एक चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बाल्टी जो होता है ना, जो बकेट होता है, वाटर बकेट होता है, आप उसको रस्सी से खींच रहे हो, कुएं से, वेल से आप खींच रहे हो, ठीक है, पानी के बाल्टी को खींच रहे हो। जैसे कि समझ लो कि ये इस तरह करके कोई बाल्टी एक है और आप इस तरह करके खींच रहे हो ऊपर डायरेक्शन पे, तो आप जैसे जैसे उसको खींचते जाते हो तो आपको वजन लगता है ना, लगता है सर। लेकिन जैसे आप छोड़ते हो तो वो वजनलेस लगता है कि वजन घट गया, वजन क्या हो गया, घट गया। दूसरा तरीका क्या है कि कोई आप मान लो किसी चीज को खींच रहे हो, 2 आदमी है ना, किसी को खींचे, रस्सा वाला नहीं होता गेम, आप देखे होंगे, इधर से कुछ आदमी खड़ा रहता है, रस्सा को पकड़े हुए रहता है, इधर से कुछ रहता है इस तरह करके इसको पकड़े हुए रहता है, और इधर से कुछ रहता है जो कि इसको पकड़े हुए रहता है इस तरह करके, ठीक है, इस तरह रहता है, ठीक है, इसको पकड़े, दोनों खींचता है, एक दूसरे को खींचता है। आप देखोगे अगर कोई एक डायरेक्शन में उधर आ जाता है तो वेट कम लगता है, वेट कम लगता है, लेकिन अपोजिट हो जाता तो ज्यादा वेट लगता है। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूं तो कितने बच्चों को ये चीज समझ आएगा कि अगर मैं बोलूं जो भी न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो भी मेरा यहाँ पे लग रहा है फोर्स, है ना, वो मेरा W माइनस ma के बराबर होगा। W बोले तो मेरा वेट, W बोले तो वेट, ये मैं लिख देता हूँ mg माइनस ma, ये भी मेरा जो भी फोर्स लगा, न्यूटन फोर्स लगा, mg माइनस ma। बोलेंगे कैसे सर जी, देखो यहाँ से वेट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे जा रहा है, तो ये mg मेरा वजन है, और मास इंटू एक्सेलरेशन, भाई फोर्स इक्वल टू क्या आ जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल टू m इंटू a होता है ना। तो इसी एक्सेलरेशन के चलते तो आ रहा है, फोर्स मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस वजन में कुछ घट रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक लग रहा है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। मेरा बात समझ आया कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में नॉर्मल कुछ तो बच रहा है ना, वो कब बच रहा है, जब इस वजन में कुछ जो एक्सलेट होकर नीचे की ओर आ रहा है उसके बाद वो कुछ बच रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे m को यहाँ कॉमन ले लो तो g माइनस a आ जाएगा, एंड ये चूंकि फ्रीली गिर रहा है, अगर फ्रीली गिर रहा है इट मीन्स यहाँ पे a इक्वल टू जी है, इसलिए कहा गया बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब यहाँ पे a जो है वो ना g के बराबर है। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
और एक्सेलरेशन दोनों इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हो कि g माइनस जी, इसको भी g कर सकते हैं, एंड g माइनस जी इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल रहा वो मेरा जीरो हो गया। इट मीन्स यहाँ पे जो वेट है ना w है, एक सेकंड, ये चीज़ पूरा समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये g माइनस जो g हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो mg माइनस ma है, m को कॉमन लिए तो g माइनस a को भी g इक्वल टू a हो गया, तो g माइनस जी हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। क्या हो गया मेरा, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। इट मीन्स जो मेरा वेट है ना, अपेरेंट वेट, वो मेरा जीरो हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स तो कुछ ना कुछ है, लेकिन अपेरेंट जीरो हुआ, क्यों? क्योंकि ये फोर्स फ्री गिर रहा है, g इक्वल टू a हो जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। समझ आए मेरी बात कि नहीं? चलिए, ये चीज़ मेरा होता है, तो यहाँ पे कोई भी वजन देखने को नहीं मिलता है। बाकी जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो और ट्राई करेंगे समझने का। अगर यहाँ पे समझ आया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हम लोग इतना रखते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हम लोग 20 तक देखें, ये पार्ट में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल समझे, तो दैट इज़ वाई इसको थोड़ा सा हम लोग को लगा टाइम। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मैं और कुछ बताना चाहूँगा, लाइक अगर आप एसएससी जेईई के गाइडेंस सीरीज को देखना चाहते हो, जैसे सबसे पहली बात, अब अगर आप प्रिपरेशन करना कर रहे हो एसएससी जेईई का, एंड आप फ्री कोर्स चाहते हो, तो आप लोग के लिए फ्री श्योर सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, स्टार्ट कर दिया गया है, स्टार्ट किया नहीं जा रहा है, स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन तो स्टार्ट देखिए आप रहे हो, इन दोनों कोर्स को देखोगे तो कंप्लीट आपको एसएससी जेईई का प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके अलावा एसएससी जेईई के गाइडेंस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको सारे वो इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा, जैसे एसएससी जेईई का वैकेंसी कितना आएगा, कटअप कितना गया है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, बेस्ट बुक कौन सा एसएससी जेईई के लिए, नॉन टेक का सिलेबस कितना आता है, कौन सा सब्जेक्ट वेटेज रहता है, किस सब्जेक्ट को मतलब किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आएगा, इसको देखने से आपको फायदा पता चलेगा। नोटिफिकेशन के बारे में जानना, ये सब आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर आपको एसएससी जेईई का आपको कोर्स परचेज करना है, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कोर्स मिलेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, एंड 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन, जिसमें एसएससी जेईई का, आरआरबी जेईई का, स्टेट लेवल ए जेईई का, पीएसयू का, एंड जितने भी स्टैंडर्ड बुक होता है, लगभग 20 बुक का लिया गया, स्टैंडर्ड बुक का जो क्वेश्चन है उसको उठाया गया है, और साथ ही साथ गेट एंड ईएससी के वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके 20 से 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और जो मैंने कहा 20 से 25,000 एमसीक्यू सॉल्यूशन, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा गेट ईएससी का, बाकी एसएससी आरआरबी स्टैंडर्ड बुक, एंड रहेगा जितने भी आप लोग का पीएसयू में पूछा गया है सबका मिलेगा। तो आप जाके इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, मतलब परचेज कर सकते हो। 1 साल का आपको वैलिडिटी मिलेगा। फर्स्ट अगर 5,000 स्टूडेंट में आप आओगे तो आपको 1.5 साल का वैलिडिटी यहाँ पे मिलेगा। कोर्सेस वगैरह कितना है, कितना नहीं है, कितना फी वगैरह जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से क्वारी पता कर सकते हो। एंड ऐप में अगर इनरोलमेंट चाहिए, परचेस करना है, तो आप हमारे इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, राइट। तो चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।